सुप्रभात बच्चों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पसंद पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। यह पाठ जो है बच्चों एक निबंध शैली में लिखा हुआ है। इस पाठ में लेखक अपने को चिट्ठियों के बारे में बताएंगे। चिट्ठियों का मतलब होता है खत, ठीक है। तो लेखक अपने को क्या करना चाह रहा है कि जो खत है, जो चिट्ठियाँ हैं, उनका महत्व को समझाएंगे, उनके बारे में जो है, और आज की दुनिया में जो जितने साधन आ गए उनकी तुलना अपने को समझाएंगे। तो देखो आगे, चिट्ठियों का मतलब क्या होता है खत, अनूठी का मतलब क्या होता है अनोखा, ठीक है बच्चों। इसके लेखक कौन है? अरविंद कुमार। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था? 17 जनवरी 1930 को अरविंद जी का जन्म हुआ था। अब देखो बच्चों, अपन क्या करते हैं, पहले वही अपना जो है पुराना रूटीन कठिन शब्दार्थ जो है उनको अपन एक बार देख लेते हैं ताकि अपने को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो कठिन शब्दार्थ देखो बच्चों, अजीबो करीब। अजीबो करीब का मतलब होता है अनोखा, ठीक है। एसएमएस का मतलब होता है लघु संदेश सेवा। लघु का मतलब होता है छोटा संदेश, ठीक है। सिलसिला का मतलब होता है आरंभ होना, रास्ता खुलना, ठीक है बच्चों। अहमियत का मतलब होता है महत्व। हरकारा का मतलब होता है दूत, डाकिया, संदेश पहुंचाने वाला। आगे देखो, आवाजाही का मतलब होता है आना जाना। तह का मतलब होता है गहराई। गहराई का मतलब किसी चीज़ की तह तक जाना, गहराई तक जाना, ठीक है बच्चों। प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र। प्रशंसा पत्र जो अपने को किसी सम्मान के रूप में जो पत्र मिलता है उसको अपन बोलते हैं प्रशस्ति पत्र। मुस्तक का मतलब होता है तत्पर। तत्पर का और आपको अच्छे से समझा दो बच्चों, तत्पर का मतलब होता है तैयार रहना। दस्तावेज, दस्तावेज का मतलब होता है प्रमाण संबंधी कागज, प्रमाण पत्र, ठीक है। जैसे अपन स्कूल में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, या फिर अपन स्कूल चेंज करते हैं, तो जो अपने को दस्तावेज, जैसे अपने को टीसी वगैरह, पुरानी प्रमाण पत्र, वो सारी चीज़ें जो अपन लेके जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? दस्तावेज, ठीक है बच्चों। गुडविल, गुडविल का मतलब होता है सुनाम, अच्छी छवि। जैसे आपके दिमाग में किसी मैडम की या किसी सर की बहुत ज़्यादा अच्छी छवि होती है, भाई वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे से अच्छा व्यवहार करते हैं, तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे कि उनकी बहुत अच्छी गुडविल है, ठीक है बच्चों। हैसियत का मतलब होता है दर्जा। आलीशान का मतलब होता है शानदार। जैसे अपन यहाँ ये बोल सकते हैं कि धोनी जो है क्रिकेट बहुत शानदार खेलता है, बहुत आलीशान खेलता है। ढानी, ढानी का मतलब होता है अस्थायी निवास। कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से दूर दूर तक बनी होती है, ठीक है बच्चों। तो ये अपने हो गए कठिन शब्दार्थ। अब देखो अपन चलते हैं पाठ में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लेखक अपने को क्या समझाना चाह रहा है पाठ में? पुराने ज़माने में जो अपने को खत मिलते थे, जो अपने को पत्र मिलते हैं, उनकी तुलना जो है आज के एसएमएस और फ़ोन के माध्यम से अपने को समझाना चाह रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखो, पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संसार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस या संदेश कहाँ दे सकता है। यहाँ लेखक अपने को क्या कह रहा है कि जो पहले के ज़माने में अपने बड़े बुजुर्ग जो पत्र लिखते थे, जो खत लिखते थे, उनकी तुलना यहाँ कर रहा है लेखक। वो ये क्या कह रहा है कि आज जो अपने इतने सारे फ़ोन, एसएमएस, ये सारी चीज़ें चल गई, लेकिन जो संतुष्टि अपने को पत्र लिख के और पत्रों को पढ़ के मिलती थी, वो सारा काम जो है फ़ोन और एसएमएस नहीं कर सकते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया के तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। यहाँ लेखक क्या कह रहा है कि जितने भी पत्र हैं उनका सिलसिला अपने को एक अलग से शुरू करने की प्रक्रिया सिखाता है। जैसे राजनीति है, साहित्य है, उनमें जितने भी विवाद होते हैं, जितनी भी उनमें नई नई घटनाएँ घटती है, वो सारे कामों के पीछे कौन होता है? पत्र ही होते हैं। आगे देखो, आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूं बच्चों कि अपने जो हिंदी सीबीएसई में है उसमें क्या होता है कि आजकल इनमें इनसाइड पर्सन भी आते हैं बच्चों। तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि आप जितनी गहराई से आप पाठ को पढ़ोगे, जितनी गहराई से आप पाठ को समझोगे, तो आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको इनमें से छोटे छोटे जो इनसाइड पर्सन है वो यहीं से समझ में आ जाएंगे, आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे देखो,
पत्रों का भाव एक जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। या क्या कह रहा है लेखक कि पत्र जो है कौन सी भाषा में है, उसको क्या बोलते हैं, लेखक अपने को ये बता रहा है। तो यहाँ देखो, पत्रों को उर्दू में क्या बोलते हैं, खत बोलते हैं। ठीक है बच्चों, संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, पत्र बोलते हैं। कन्नड़ में इसको कागज बोलते हैं। तेलुगु में इसको उत्तरम, जापू या लेख। ठीक है, तथा तमिल में कंडित कहा जाता है। यहाँ देखो बच्चों, एक छोटा सा आपके प्रश्न बन रहा है, पत्र को उर्दू में क्या कहा जाता है। यह आपके 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है। ठीक है बच्चों, पत्र को उर्दू में क्या कहा जा सकता, पत्र को उर्दू में क्या कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, पत्र यादों को सहज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। जैसे अपन पत्र लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसके साथ अपनी भावनाएं जुड़ी होती है। अपन किसके प्रति लिख रहे हैं तो उसकी यादें जो है वो सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई होती हैं। आगे देखो, भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। यहाँ भारत जो है उसका वो किया हुआ है कि अपने भारत में जो है रोज़ाना कम से कम 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ जो है डाक में डाली जाती है, लेकिन उनका कितना अहमियत है वो अपने को समझना है। हजारों साल तक संसार का साधन केवल हरकारा का मतलब क्या है, डाकिया। ठीक है, पहले जो अपने को जितने भी पत्र वगैरह जो थे वो कौन काम करता था, डाकिया अपने को एक दूसरे के घरों में पहुंचाने का काम करता था बहुत टाइम पहले। ठीक है, जितने भी संसाधनों की कमी थी उस टाइम जो था डाकिया जो था ये काम करा करता था कि पत्र जो है यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम डाकिए का होता था। या फिर देश घोड़े रहे, उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज़ी से गति में सवार पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। यहाँ लेखक अपने को क्या समझाना चाह रहा है, लेखक अपने को ये समझाना चाह रहा है कि जिस टाइम में डाकिया जो काम करता था पत्र पहुंचाने का, तो वहाँ क्या होता था कि जैसे 2-4 से महीनों में अपने पास पत्र खत वगैरह पहुँचते थे। धीरे धीरे टाइम बदलता गया, फिर वो काम धीरे धीरे अपने जो है महीनों में होने लगा, और फिर और ज़्यादा टाइम बदला और ज़्यादा साधन अपने पास आए तो वो काम क्या होने लगा, हफ्तों में होने लगा। और जब से रेलवे और तार आए जब से बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया और वो काम जो है घंटों में अपने होने लग गया। और अब जैसे जैसे आगे विज्ञान तरक्की कर रही है, आगे नए नए साधन और आ रहे हैं, तो उसमें और भी ज़्यादा जैसे टेलीफोन है, वायरलेस है या फिर रेडान है, ये और भी ज़्यादा जो है दुनिया अपने को बदल रहे हैं। आगे देखो, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में यह प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। क्या हुआ कि अपने भारत में बल्कि यूँ कहो कि भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है स्कूली शिक्षा में भी इन पत्रों को जोड़ दिया गया। पत्रों को कैसे जोड़ा, देखो जैसे आप स्कूल से छुट्टी लेते हो तो आप क्या करते हो, पत्र लिखते हो। ठीक है, आपको पुस्तकालय से पुस्तक लेनी होती है, आपको क्या करना होता है कि पुस्तक के लिए पत्र लिखना होता है। तो यह अपने स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ दिया। और इसके साथ साथ एक चीज़ पाठ्यक्रम में और जोड़ी, वो क्या थी कि एक प्रतियोगिता जो थी वो अपने स्कूलों में और होने लगी, जिसमें बहुत सारे इनाम प्राइज वगैरह मिलते थे। ठीक है, यहाँ देखो एक छोटा सा प्रश्न आपके और बन रहा है, प्रतियोगिता कब की गई। ठीक है, प्रतियोगिता कब की गई, 1972। कब हुई थी, 1975 में। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। जैसे जैसे बड़े शहरों में काम ज़्यादा फैलने लगे तो क्या होने लगा कि जो अपने खत वगैरह था उनकी आवाजाही प्रभावित हो गई। बहुत ज़्यादा जो है महानगरों में बड़े बड़े जैसे पूना, बॉम्बे, कलकत्ता, इनमें क्या होने लगा, फोनों से इनसे काम होने लगा और पत्रों की आवाजाही जो है वो कम होने लगी। लेकिन पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्या हुआ है कि जैसे बड़े बड़े शहर हैं वो क्या करने लगे और काम इनके मोबाइल के इनके साथों से करने
बल्कि आज भी जो जितना भी व्यापारिक काम होता है वो काय के थ्रू होता है, वो केवल पत्रों के द्वारा डाक की सहायता से ही होता है। यहाँ देखो व्यापारिक, व्यापारिक शब्द में जो है ध्यान से इसको अपन पढ़ेंगे, क्या है व्यापारिक। व्यापारिक में आएगा एक प्रत्यय। ठीक है बच्चों, डाक की यहाँ तक पत्रों का सवाल है। अगर आप बारीकी से उनकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों को महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले जो थे क्या होता था कि अपने पुराने जैसे दादा लोग हैं, आपकी दादी है, आपकी मम्मी है, मान लो पुरानी है, तो आप जैसे उनसे पूछोगे तो आपको वो है ना पत्रों की खतों की जो है वो पूरी कहानी जो है स्टोरी आपको सुनाएगी और आपको अच्छे से समझ में आएगी। और वो लोग कैसे पत्रों के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते थे, जैसे अपन किसी मेहमान का इंतज़ार करते हैं वैसे वो पत्रों का इंतज़ार करते थे। यहाँ तक कि सैनिक लोग जो है अपने घरों को छोड़कर जब सेना में जाते थे तो वहाँ पत्रों को लिखकर बल्कि गाने के माध्यम से भी वो करते थे। जैसे एक सैनिक का मेरे को याद आ रहा है गाना, ले जा तू संदेशा। तो ये सारे जो चीज़ है वो कहाँ से हुआ था, पत्रों के द्वारा ही हुआ करता था। आगे देखो, पहले लोगों के लिए संसार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पहले लोग क्या करते थे कि उनके पास केवल एक साधन था कि चिट्ठी। कहीं भी कुछ भी काम होता था तो वो चिट्ठी के माध्यम से करते थे। लेकिन आज जो है चिट्ठी की जगह बहुत सारी चीज़ें आ गई है, जैसे फ़ोन है, ईमेल है, SMS है, उनके थ्रू अपना काम जो है आसान हो गया है। आज देश में कई ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहजकर सजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासन, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आप जैसे संसार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लेखक अपने को ये समझा रहा है कि पहले बड़े बड़े लेखक, पत्रकार ये सारे थे वो भी कहीं से काम करते थे, पत्रों के माध्यम से ही करते थे। लेकिन वो जो पत्र है वो अपने को बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं। लेकिन जो चीज़ आज चल गई जैसे SMS है, फ़ोन है, वो चीज़ें अपने को उनसे कुछ प्रेरणा नहीं मिलती है। कैसे कि जैसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा करते थे, और वो पत्र जो है हमारे को बहुत ज़्यादा प्रेरणा दिया करते थे। आज भी अगर अपन उनके पत्रों को पढ़ते हैं तो अपने को प्रेरणा मिलेगी। अपने को ये समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा कि गांधी जी जो है वो इंदिरा गांधी को, नेहरू जी जो थे वो इंदिरा गांधी को पत्रों के माध्यम से क्या समझाना चाहते। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। क्या होता है कि पत्र पहले जो आते थे उनको हम इकट्ठा करके रख लेते थे, बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके रखते थे, ठीक है। पर SMS संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। यहाँ देखो पर्सन बन रहा है कि SMS, यहाँ देखो इस प्रकार पत्र, पर्सन आपके क्या बन रहा है, किस प्रकार पत्र SMS से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ 2 नंबर का पर्सन आपके बन रहा है, किस प्रकार पत्र SMS से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब पत्र होते थे तो उनको अपन सजो कर रखते थे, इकट्ठा करके रखते थे। लेकिन SMS जो है उनको अपन इकट्ठा करके नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं कि उनका एक लिमिट होता है, उनका एक टाइम होता है, कुछ टाइम के बाद में अपने को डिलीट करना ही पड़ता है। तो ये है अपने पत्रों की कहानी। आगे देखो, तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैगाम है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, वह आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए हैं। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए
था। यहाँ लेखक अपने को क्या समझा रहा है कि सबसे पहले जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो थे उनको ले लो, या जितनी भी जानी मानी हस्तियाँ हैं उनको ले लो। उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे जो पत्र लिखे थे वो क्या के लिए लिखे थे, वो सारी चीज़ें संजोकर उन्होंने रखी थी। उन्होंने क्या कर रखा था, पत्रों को संभाल के रखा था। संकलन मतलब क्या होता है, संभाल के रखना। ठीक है, तो जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी उन्होंने पत्रों को संभाल के रखा था। जब अपना देश आज़ाद हुआ था उस टाइम जो अंग्रेज़ जो अपने देश में पहले अंग्रेज अफसर थे वो अपने परिवारजनों को पत्र लिखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने इतने पत्र लिखे थे कि उनके आज अपन पुस्तकालय में जाके पुस्तक उठा के देखे तो उनके पत्रों से एक पुस्तक बन गई है। ठीक है, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वह वहाँ से और वह जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय उसका जवाब लिख देते थे। महात्मा गांधी के बारे में क्या कहते हैं बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी जी को पत्र मिलते थे वो जहाँ भी होते थे उनके पत्र उनको मिल जाया करते थे, और जब उनको पत्र मिलते थे तो वो तुरंत उसका जवाब लिखने के लिए बैठ जाया करते थे। उनके पास इतने पत्र आते थे कि उनके जवाब लिखते लिखते उनका हाथ जब दुखने लग जाता था, दर्द करने लग जाता था, तो वो अपने बाएं हाथ से पत्र लिखने लग जाते थे। महात्मा गांधी जी के बारे में अपने को ऐसा पता चलता है पत्रों के माध्यम से। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। जो भी ये पत्र भेजते थे उनको ये लगता था कि जैसे हमारे को कोई प्रशंसा पत्र मिल गया हो। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं थे। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तक आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में बहुत मुस्तक रहते थे। या क्या है, पंत का मतलब है सुमितानंद पंत जो थे उन्होंने बच्चन के नाम 200 पत्र करीब लिखे थे, और वो क्या कह रहे हैं कि प्रेमचंद जो थे वो जितने भी नए नए लेखक आते थे उनको बहुत ही अच्छा जवाब पत्रों के जो है लेखक के रूप में बहुत ही अच्छा जवाब देते थे, और वो एनी टाइम, मुस्तक का मतलब एनी टाइम वो तैयार रहते थे काय के लिए, पत्रों का जवाब देने के लिए। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1950 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित, इसमें बहुत से तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा है। क्या कहा जाता है यहाँ बच्चों, यहाँ ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में जो है 1915 से लेके और 1941 के बीच में जो पत्र व्यवहार हुआ, जो पत्र एक दूसरे को उन्होंने दिया, वो सारे जो है उन्होंने संग्रह इकट्ठा कर लिया। उनकी ऐसा माना जाता है कि उनकी एक पुस्तक मिल गई जो आज भी अपन किसी पुस्तकालय में जाके देख सकते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। पत्र व्यवहार तो अपन पहले भी करते थे, लेकिन जब से अपन आज़ाद हो गए उसके बाद में जो है डाक विभाग की एक गुडविल है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए आज़ाद होने के बाद में इसकी तुलना अपने जीवन में और ज़्यादा बढ़ गई। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। इसकी गुडविल, पत्रों की गुडविल क्यों अच्छी हो गई, क्योंकि यह एक दूसरे को जब अपन लिखते थे तो एक दूसरों को जोड़ने का काम करता था। घर घर तक इसकी पहुँच है। संसार के तमाम उन्नत छात्रों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियों हों या चौपरपट्टियों या फिर दुर्गम, यहाँ लेखक अपने को क्या कह रहा है कि चाहे कितने भी आलीशान मकान में रहने वाले लोग हों या फिर झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हों, सबके लिए क्या है, पत्र जो है एक को दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, चाहे वो कैसे भी हो। यहाँ लेखक अपने को क्या समझाना चाह रहे हैं, यहाँ लेखक अपने को ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे टहनियाँ, आपको मैंने पहले भी समझाया है, टहनियाँ में क्या क्या है बच्चों की, टहनियाँ जो है जैसे बहुत देहाती लोग होते हैं उनके बारे में आए हैं कि वो बहुत दूर दूर रहते हैं। वहाँ क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, पत्रों का या फिर मनी ऑर्डर का
इंतजार करते हैं। क्यों करते हैं कि उनके जो दहानियों में जो रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चे जैसे पढ़ लिख गए और वो दूर देशों में कमाने, महानगरों में कमाने चले गए, लेकिन उनके जो परिजन हैं या तो वो अनपढ़ हैं या फिर जैसे पढ़े लिखे हैं तो वहाँ नेटवर्क काम नहीं करता है। ऐसे करके वो आज भी पत्रों का इंतजार करते रहते हैं। दूर देहांत में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गाँवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। जो बिल्कुल गाँव में रहते हैं, जो ढांढियों में रहते हैं, उन लोगों के लिए ये कहा गया है कि वहाँ रहने वाले लोग क्या करते हैं कि जब मनी ऑर्डर आता है, मनी ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डाक से पैसे आना। अब आप ये कहोगे कि इतना जो है मैडम फ़ोन से क्यों नहीं मंगवाया उन्होंने, ये क्यों नहीं किया। तो देखो फ़ोन से वो मंगवा सकते थे, लेकिन या तो वो जैसे अनपढ़ है या फिर उनके पास जैसे गरीब हैं तो उनके पास फ़ोन की व्यवस्था नहीं होती है, या मान लो फ़ोन की व्यवस्था हो गई तो नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, या मान लो नेटवर्क काम भी कर रहा है और वो अनपढ़ है, तो उनके पैसे निकालने के लिए वो कहाँ जाएंगे। रोज़ रोज़ वो किसको बोलेंगे कि आप पैसे निकाल के दे दो। अब अगर मान लो वो बोल भी देते हैं तो आजकल इतना भ्रष्टाचार जो फैल रहा है, बेरोजगारी फैल रही है, तो उनको ये लगता है कि जो है अगर फ़ोन से हम मंगवाएंगे कोई दूसरा जो है हमारे साथ बेईमानी कर लेगा। इस प्रकार जो है जब वो मनी ऑर्डर आता है तो उनके घरों में चूल्हे चलते हैं। क्यों चलते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी होती है मनी ऑर्डर के थ्रू। और गाँव में जब डाक दिया जाता है तो उसको क्या मानते हैं, वो भगवान का दूत मानते हैं। देवदूत का मतलब होता है भगवान का दूत मानना। भगवान का दूत क्यों मानते हैं, क्योंकि डाकिये को देख के उनको ये लगता है कि आज जो है हमारा मनी ऑर्डर आ गया और शायद जो है आज हमारे घर का खर्चा आराम से निकल जाएगा। तो बच्चों मेरे को लगता है कि आपको पाठ जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपन क्या करेंगे, पहले जो है अपना सिलेबस पूरा करेंगे, उसके बाद में जो है अपन प्रश्न उत्तर जब रिवाइज करेंगे अपन दोबारा पाठ को, तो अपन प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपन फिर देखते हैं अगली पाठ जो है पाठ 6। ठीक है बच्चों, बाय।